वेलकम स्टूडेंट। शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया पेपर 3 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण के स्तर पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चिंतन स्तर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर। जो चिंतन स्तर है वो अति विचार युक्त मीन्स रिफ्लेक्टिव लेवल वाला शिक्षण का स्तर है। इस स्तर के अंतर्गत विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का विकास किया जाता है, अर्थात इस स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है तथा जिसके माध्यम से ये छात्र अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। अर्थात इस स्तर के शिक्षण में अध्यापक छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं का इतना ज़्यादा विकास कर देता है कि वह छात्रों के समक्ष एक समस्या रखता है और समस्या को पूर्ण करने के लिए छात्र अपना ज्ञान में वृद्धि करते हैं और वो अपने सोचने समझने की या मानसिक शक्तियों के आधार पर उस समस्या का हल करने की सोचते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं। जो विचारात्मक एवं चिंतन स्तर है, इसमें बौद्धिक शक्तियों के उपयोग की दृष्टि से शिक्षण अधिगम का यह स्तर सबसे उच्च स्तर माना जाता है, क्योंकि इस स्तर में छात्रों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं तथा वे स्वतंत्र रूप से अपने चिंतन की एवं मनन की शक्तियों का उपयोग करते हुए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तथा इस स्तर में पहले छात्रों को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारी प्रदान की जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने एवं निष्कर्ष निकालने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस स्तर में छात्र स्वयं इन विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की समीक्षा भी कर सकते हैं और वे अपनी मौलिक समस्याओं के समाधान में इनका उपयोग करते हैं। इस स्तर के शिक्षण के लिए बिग्गी महोदय ने कहा है कि चिंतन स्तर के शिक्षण में कक्षा में एक ऐसा वातावरण विकसित किया जाता है जो अधिक सजीव, प्रेरणादायक, सक्रिय, आलोचनात्मक, संवेदनशील और नवीन एवं मौलिक चिंतन को खुला अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार का शिक्षण बोध स्तर के शिक्षण की अपेक्षा अधिक कार्य उत्पादन को बढ़ावा देता है। तो इस स्तर के चिंतन में छात्र स्वयं रुचि लेकर स्वेच्छा से चिंतन, मनन, तर्क व कल्पना करते हुए समस्या समाधान खोजते हैं और स्वयं को अधिक आत्मविश्वास वाला, क्रियाशील तथा सक्रिय बनाते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस स्तर के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के साथ ही स्वतंत्र चिंतन मनन के अवसर प्रदान करना भी होता है तथा इस स्तर का यह प्रयास होता है कि छात्र विभिन्न समस्याओं को स्वयं समझें तथा उनका हल ढूंढने का प्रयास करें। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका शिक्षण अधिगम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण होती है तथा उसका उत्तरदायित्व भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसके साथ ही अध्यापक को एक अच्छे परामर्शदाता एवं सहायक की भूमिका भी निभानी पड़ती है और उसका यह दायित्व होता है कि वह छात्रों को स्वतंत्र चिंतन एवं मनन के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। नेक्स्ट है कि इसके अंतर्गत जो शिक्षण विधियों की प्रकृति है, तो इस स्तर के शिक्षण में
शिक्षण ऐसी विधियों को अपनाने पर बल दिया जाता है जिनसे छात्र को स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा ज्ञान प्राप्ति की ओर लाया जा सके। इस स्तर के शिक्षण में कक्षा का वातावरण उसको इस तरीके का बनाने का प्रयास किया जाता है कि चिंतन, सृजनात्मकता तथा समस्या समाधान जैसी क्षमताओं का विकास हो सके। परीक्षण एवं मूल्यांकन के आधार पर इस स्तर के शिक्षण में एक विशेष प्रणाली को अपनाया जाता है। इसमें छात्र के ज्ञान प्राप्ति के स्तर के साथ ही उसकी चिंतन एवं सृजनात्मक क्षमता का भी आंकलन किया जाता है और इसके साथ ही इस स्तर के शिक्षण में विषय वस्तु की प्रकृति एवं उसका प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु इसमें पहले से ही नियोजित, निर्धारित या व्यवस्थित नहीं होती, बल्कि परिस्थिति के अनुसार ही वहाँ उत्पन्न की जाती है तथा छात्रों के सामने एक विशेष प्रकार की स्थिति या परिस्थिति लाई जाती है तथा उनसे कहा जाता है कि इस परिस्थिति में यदि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी तो वे उसका समाधान किस प्रकार करेंगे। इस स्तर के शिक्षण में छात्र का ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित होता है तथा इसमें बाह्य अभिप्रेरणा के स्थान पर आंतरिक अभिप्रेरणा पर बल दिया जाता है। तो आइए अब देखते हैं चिंतन स्तर के अधिगम में क्या गुण पाए जाते हैं। तो इसका पहला गुण या लाभ यह है कि यह मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक शिक्षण स्तर माना जाता है, क्योंकि इस स्तर का शिक्षण अधिगम कार्य सर्वाधिक विचार युक्त होता है एवं यह काफ़ी उच्च स्तर के मानसिक धरातल पर संपन्न होता है। इसके साथ ही ये छात्रों के तर्क, चिंतन, मनन, कल्पनाओं के द्वारा मानसिक स्तर का विकास करता है। दूसरा है कि यह प्रणाली कक्षा के वातावरण को अधिक उपयुक्त बनाने में सहायक होती है, क्योंकि इस अधिगम के अंतर्गत कक्षा के वातावरण को सरल, सजीव, सक्रिय तथा प्रेरणादायक बनाया जाता है तथा इस स्तर के शिक्षण अधिगम में छात्रों में ज्ञान संबंधी गहन सूझबूझ विकसित करने, समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने तथा स्वयं के प्रयत्नों द्वारा परिस्थिति जन्य समस्याओं के हल की क्षमता का विकास किया जाता है, जो कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। अब हमने चिंतन स्तर के गुण देखे, गुण या लाभ देखे, तो अब देखते हैं कि जो चिंतन स्तर का गुण है, गुण के साथ साथ इसमें क्या दोष पाए जाते हैं। तो नंबर 1 पर है कि यह चिंतन स्तर छोटे बालकों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, क्योंकि चिंतन स्तर का शिक्षण अधिगम उच्च मानसिक धरातल के स्तर पर संपन्न होता है, अतः यह छोटे बालकों के लिए अनुपयुक्त होता है। दूसरा यह है कि शिक्षक के ऊपर अतिरिक्त बोझ, वो कैसे देखते हैं कि इस स्तर के शिक्षण अधिगम से शिक्षक के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इसका कारण यह है कि इसमें शिक्षक से अपेक्षाएं काफ़ी बढ़ जाती है। वह छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ कई अन्य प्रकार के दायित्वों का भी निर्वहन करता है। इसके साथ ही यह प्रणाली या यह स्तर सभी विषयों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि चिंतन स्तर का शिक्षण अधिगम सभी विषयों के अध्ययन के लिए
उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकता है। इसका उपयोग केवल उन्हीं विषयों तक सीमित रहता है जिनमें समस्या समाधान विधि तथा खोज विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करना संभव होता है। चौथा है छात्रों के लक्ष्य से भटक जाने की आशंका, अर्थात चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम में छात्रों को अपने ढंग से ज्ञान अर्जित करने एवं आगे बढ़ने की पूरी स्वतंत्रता होती है, जिससे वे इसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं तथा अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। अर्थात इस स्तर के शिक्षण में जब अध्यापक छात्रों के समक्ष समस्या उत्पन्न करता है तो छात्र उस समस्या को ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि छात्र उस समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहे या उस पर कार्य करने की कोशिश करे। इसलिए जो चिंतन स्तर है वह छात्रों के लक्ष्य से भटक जाने की भी इसके अंतर्गत आशंका रहती है। इस आधार पर मैं आपको और भी बता दूं कि जो चिंतन स्तर का शिक्षण स्तर है यह हंट द्वारा निर्मित किया गया है। इसलिए इस शिक्षण स्तर के प्रारूप को हंट शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। इस स्तर के शिक्षण में छात्र अधिक क्रियाशील रहता है, कक्षा का वातावरण खुला हुआ होता है, शिक्षक का कार्य छात्रों के समक्ष समस्या प्रस्तुत करना होता है जिससे शिक्षार्थी में तनाव उत्पन्न हो सके और वह इन समस्याओं के लिए अपनी परिकल्पनाओं को प्रतिपादित कर सके तथा उनका परीक्षण आरंभ कर सके। अतः चिंतन स्तर एक उच्च स्तर का शिक्षण माना जाता है क्योंकि इस स्तर के शिक्षण में बोध स्तर और स्मृति स्तर का भी समावेश पाया जाता है। वो इसलिए कि छात्र किसी भी चीज़ को जान लेते हैं, फिर उसको याद करते हैं, उस पर सोचते विचारते हैं, फिर आगे जाकर वह मौलिक चिंतन करता है और इस आधार पर ही छात्र इस स्तर के शिक्षण से पूर्ण रूप से लाभान्वित होता है। आज हमने पढ़ा चिंतन स्तर। अब शिक्षण के तीनों स्तर पूर्ण हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। इसी के साथ थैंक यू।